अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 18 जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था, इसके टॉपिक से मुताल्लिक हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ टॉपिक टू टॉपिक हम इसको कवर कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक जिसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एमसीक्यूज़ को हमने डिस्कस करना है, वो है बेटा हमारे पास ट्रांजिस्टर। इसकी फॉर्मेशन, इसकी बाइसिंग, इसके जो रीजन्स हैं जिन्हें हमने इलेक्ट्रोड्स कहा था, ठीक है बेटा। और फिर इसकी कुछ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस हमने देखी थी कि किस तरह की ये कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस रखता है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस। उनसे मुताल्लिक आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आने वाले एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। MCQs नंबर 1 है द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस बायस ट्रांजिस्टर हैज़ द ऑपरेशन रीजन namely cutoff, active and saturation region. For using the transistor as an amplifier, it has to operate in the ECAT के टेस्ट में आपसे ये MCQs पूछी जा चुकी है बेटा कि किसी भी एक बेस बायस ट्रांजिस्टर के लिए आप ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इसके देखना चाहेंगे, जैसे कि हमने कट ऑफ रीजन को देखा था, एक्टिव और सैचुरेशन रीजन कौन कौन से होते हैं। अब वो हमसे सवाल कर रहा है कि अगर इस ट्रांजिस्टर को हमने एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल करना है, तो बेटा एम्पलीफायर के तौर पर इस्तेमाल करते हुए हम इसे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। हम इसे एक्टिव रीजन के अंदर इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर ये एज एन एम्पलीफायर काम करेगा। हम कट ऑफ रीजन की इसकी इन कैरेक्टरिस्टिक्स को इस्तेमाल करेंगे एज एन एम्पलीफायर। हम सैचुरेशन की ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस्तेमाल करेंगे एज एन एम्पलीफायर, या फिर कट ऑफ और सैचुरेशन दोनों को इस्तेमाल करेंगे एज अ ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेटा ऑप्शन आपके पास है ए करेक्ट, एक्टिव रीजन के दौरान। जब तक कि हमारे पास एक ट्रांजिस्टर एक्टिव हालत के अंदर नहीं मौजूद होगा, तो उस वक्त हम इसको ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकंड MCQs है द इमिटर ऑफ ट्रांजिस्टर इज डॉप्ड द हैवीएस्ट बिकॉज इट। ECAT के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि ट्रांजिस्टर का इमिटर वो ज़्यादा मिकदार के अंदर डॉपिंग प्रोसेस में से गुजारा जाता है एज़ कम्पेयर टू बेस एंड कलेक्टर। ये हम ऑलरेडी फार्मेशन के दौरान देख चुके हैं। वो हमसे सवाल पूछ रहा है इसकी वजह क्या है, हम ऐसा करते क्यों हैं। ये ऑप्शन है बेटा एक्ट्स एज अ सप्लायर ऑफ चार्ज कैरियर्स, कि ये रीजन हमेशा चार्ज कैरियर के सप्लायर के तौर पर अमल करता है। बी ऑप्शन है डेसिपेट मैक्सिमम पावर, हमने इस रीजन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पावर को क्या कराना होता है बेटा, डेसिपेट कराना होता है। सी ऑप्शन है हैज़ लार्जर रेजिस्टेंस, हमने इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए ऐसा किया होता है कि इसकी बाइसिंग ज़्यादा कर देते हैं। डी ऑप्शन है हैज़ स्मॉलर रेजिस्टेंस, कि इसके पास स्मॉल रेजिस्टेंस होती है। तो बेटा ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। हम इसको हमेशा सप्लायर ऑफ चार्ज कैरियर्स के तौर पर इस्तेमाल कराना होता है इस रीजन को, तो इसीलिए इसकी ज़्यादा से ज़्यादा डॉपिंग की जाती है। थर्ड MCQs है द हैवीली एंड द लाइटली डॉप्ड रीजन्स ऑफ द बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आर रिस्पेक्टिवली। ECAT के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है बेटा कि किसी भी एक बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए हमने देखा था कि कुछ इसके रीजन्स को हम हैवीली डॉप्ट करते हैं और कुछ इसके रीजन्स को हम लाइटली डॉप्ट करते हैं। तो वो रीजन्स कौन से होते हैं, इमीटर को हैवीली डॉप्ट किया था और बेस को लाइटली डॉप्ट किया था। तो बेटा ऑप्शन आपके पास है सी करेक्ट, इमीटर एंड बेस। फोर्थ MCQs है फॉर अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन। ECAT के टेस्ट के अंदर आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि बेटा जब भी ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसकी वोल्टेज गेन क्या करती है, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज। जितना भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं एक जो AC या इनपुट अप्लाई की जा रही होती है उनके लिए ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। बी ऑप्शन है इज हाई एट हाई एंड लो फ्रीक्वेंसीज एंड कांस्टेंट इन द मिडल फ्रीक्वेंसी रेंजेस, कि वोल्टेज गेन हमेशा बेटा याद रखिएगा ये हाई और लो फ्रीक्वेंसीज दोनों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, जबकि मिडल रेंज फ्रीक्वेंसीज जितनी भी होंगी उनके लिए ये वोल्टेज गेन बेटा कांस्टेंट रहता है। ये बी ऑप्शन था। सी ऑप्शन इज लो एट हाई एंड लो फ्रीक्वेंसीज एंड कांस्टेंट एट मिडल फ्रीक्वेंसीज, ये हमेशा हाई और लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर लो रहती है कौन, वोल्टेज गेन। या दूसरा इसके अंदर और फिर मिडल फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ये कांस्टेंट रहती है, डी ऑप्शन है नन का।
बी ऑप्शन बेटा आपके पास करेक्ट है कि किसी भी एक ट्रांजिस्टर जब इसको एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसका वोल्टेज गेन हमेशा याद रखिएगा बेटा हाई हो जाता है। किन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर? लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर भी और हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर भी। और ये वोल्टेज गेन हमेशा कांस्टेंट रहता है जितनी भी मिडिल रेंज फ्रीक्वेंसीज हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज सामने आती हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिफ्थ एमसीक्यूज है, और ट्रांजिस्टर हैज करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, करंट गेन जिसे हमने कहा था, ऑफ 50 in a common emitter amplifier circuit. The collector resistance is chosen as 5 ohm and the input resistance is 1 ohm. The output voltage, if the input voltage is 0.01 volt, is ई कैट के टेस्ट में आपसे ये एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है बेटा कि एक ट्रांजिस्टर जिसकी एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जिसे हम बेटा दूसरे लफ्जों में करंट गेन भी कहते हैं, ये 50 के बराबर है। अब वो हमसे ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ट्रांजिस्टर एक कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के तौर पर काम कर रहा हो, उस वक्त इसकी जो बेटा कलेक्टर रेजिस्टेंस है, जिसे आउटपुट रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे बेटा आउट रेजिस्टेंस कहते हैं, ये 5 ओम है और इसकी इनपुट रेजिस्टेंस 1 ओम के बराबर है। इनपुट वोल्टेज हमें इसने बताया हुआ है कि ये 0.01 वोल्ट है। अब हमने इसका बेटा आउटपुट वोल्टेज बताना है, तो इसके लिए बेटा हमने कैलकुलेशंस कर लेनी है। बेटा हम जानते हैं ये फार्मूला है हमारे पास, वोल्टेज गेन बराबर होती है बेटा करंट गेन मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस गेन। अब वोल्टेज गेन हमने अगर मालूम करना है बेटा, वोल्टेज गेन क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या है, इनपुट वोल्टेज क्या है। ठीक है बेटा, करंट गेन बेटा जिसे बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेजिस्टेंस गेन क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस क्या है। अब यहाँ पर वी नॉट डिवाइडेड बाई वी आई इज इक्वल टू माइनस बीटा आर नॉट। कलेक्टर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस हम ले रहे होते हैं उसको आउट रेजिस्टेंस कह रहे होते हैं, और जो बेस के अक्रॉस हम जो रेजिस्टेंस ले रहे होते हैं बेटा इसे आर एन कहते हैं। अब इनको हमने देखें, इनिशियल वोल्टेज उसने हमें बताया हुआ है, ये करंट गेन भी उसकी बताई हुई है, आर सी और आर बी मतलब कि आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस दोनों बताई हुई हैं। तो वी नॉट बराबर होगा माइनस बीटा आर नॉट वी आई डिवाइडेड बाय आर आई। अब इनकी वैल्यूज को जैसे ही रिप्लेस करेंगे बेटा, बीटा की वैल्यू इसने हमें बताई थी बेटा 50 और नॉट, आउटपुट रेजिस्टेंस इसने हमें बेटा यहाँ पर दी हुई थी 5। ठीक है, इनिशियल वोल्टेज 0.01 डिवाइडेड बाय इनिशियल या इनपुट रेजिस्टेंस बेटा 1 के बराबर है। जब इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आता है -2.5 वोल्ट का। तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है बेटा। सिक्स्थ एमसीक्यूज है, इन पीएनपी ट्रांजिस्टर सर्किट द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पेयर if 90% of holes reach to the collector the emitter and the base currents are respectively are। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है बेटा कि हमारे पास एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है और इसके कलेक्टर करंट की वैल्यू है बेटा 10 मिली एम्पेयर। अब वो ये कह रहा है कि 90% जितने भी होल्स हैं ये कलेक्टर के ऊपर पहुंच जाते हैं। इमीटर और बेस के क्या कुछ करंट्स होंगे ये हमने बेटा बताना है, तो इसके लिए बेटा हमने कैलकुलेशंस करनी है। बेटा कलेक्टर करंट उसने हमें बताया हुआ है कि ये कितना है बेटा, ये हमारे पास था 10 मिली एम्पेयर। अब वो कह रहा है कि 90% होल्स कहाँ पर पहुंच जाते हैं, कलेक्टर के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो आई ई अगर बेटा हमने मालूम करना होगा तो ये आई ई जो इमीटर करंट है यहाँ से ये होल्स आ रहे होते हैं, तो इसीलिए आई सी को लिखा जा सकता है 90% ऑफ आई ई, यानी कि इमीटर करंट का 90%, क्योंकि इतने होल्स कलेक्टर के ऊपर रिसीव हो रहे हैं। तो इस ये पहले कहाँ से आ रहे होते हैं बेटा, इमीटर से आ रहे होते हैं। अब 90% को 90 डिवाइडेड बाई 100 आई ई इज इक्वल टू आई सी। मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, हमने इमीटर करंट लेना है तो 100 डिवाइडेड बाई 90 आई सी इसे लिखा जाएगा।
IC की उसने हमें वैल्यूज़ बताई हुई हैं बेटा। IC 100 डिवाइडेड बाई 90, इसकी वैल्यू को 10 हमने यहाँ से पुट करना है। तो IE बेटा 11.11 मिली एम्पेयर, आप इसे राउंड अबाउट 11 ले सकते हैं। तो बेस करंट अगर हमने बताना हो तो बेस के लिए बेटा IE माइनस IC एक ट्रांजिस्टर इक्वेशन। अब इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमने IE 11 और IC 10 है, तो ये बेटा आएगा 1 मिली एम्पेयर के बराबर। तो 11 और 1, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 7th MCQs है, द ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन अ कॉमन इमीटर मोड, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर इज 2 वोल्ट एंड बीटा इज 50, देन द बेस करंट इफ RC इज 2 किलो ओहम इज। UHS के टेस्ट में आपसे ये MCQs पूछी जा चुकी है बेटा कि एक ट्रांजिस्टर है जिसे हमने कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कॉमन इमीटर मोड के अंदर जोड़ा हुआ है, अगर उसका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा हो कलेक्टर के अक्रॉस 2 वोल्ट और उसकी यहाँ पर बेटा करंट गेन भी बता दी गई है, बेस करंट हमने बताना है, अगर उसकी आउटपुट रेजिस्टेंस बेटा कितनी हो 2 किलो ओहम के, तो इसके लिए बेटा हमने कैलकुलेशन कर लेनी है। कैलकुलेशन के अंदर वो कुछ हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। पहली तो बात है बेटा V बराबर है IR, हम ओहम लॉ से पढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर I को फाइंड करना है तो I हमारे पास बेटा बनेगा V/R। I कलेक्टर के लिए अगर इसको करंट लिख रहे हैं तो बेटा ये वोल्टेज कलेक्टर और इमीटर के दरमियान में होगा और जो रेजिस्टेंस है ये भी कलेक्टर के अक्रॉस की होगी। ठीक है बेटा, अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वोल्टेज उसने हमें बताया हुआ 2 और RC की वैल्यू बेटा उसने हमें बताई हुई है 2 किलो ओहम, 2 10⁻³ ओहम में ये चेंज हो जाएगी। अब जब इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। IC की वैल्यू हमारे पास 10⁻³ एम्पेयर, या दूसरे लफ्ज़ों में इसे बेटा लिखा जा सकता है 1 मिली एम्पेयर। IC की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गई है। अगर हमने बेस करंट बेटा मालूम करना होगा तो यहाँ से बीटा बराबर होता है IC डिवाइडेड बाई IB। हमने बेटा बेस करंट फाइंड करना है। बेस करंट के फाइंड करने के लिए IB बराबर होगा IC डिवाइडेड बाई बीटा। IC की वैल्यू बेटा कितनी है 1 और बीटा कितना है बेटा 50, ये हमें बता रहा है। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर हमारे पास बनेगा बेटा 20 माइक्रो एम्पेयर। तो ऑप्शन हमारे पास है बी करेक्ट बेटा। 8th MCQ है, द करंट गेन फॉर अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज 69 इफ द इमीटर करंट इज 7 मिली एम्पेयर, द बेस करंट इज। UHS के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि अगर करंट गेन किसी भी एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखना चाहें कि 69 के बराबर अगर हो तो इमीटर करंट ये 7 मिली एम्पेयर के बराबर हो, तो वैल्यू किस चीज़ की बेटा बतानी है, बेस करंट की हमने बतानी है। तो कैलकुलेशंस इसी ही फार्मूला में से की जाएंगी दोबारा से बेटा। बीटा बराबर होता है बेटा IC डिवाइडेड बाई IB। ठीक है बेटा, और यहाँ पर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है तो इसके लिए याद रखिएगा IE बराबर होगा IC के। ये कंडीशन भी हमारे पास सामने आ जाती है। तो IE उसने हमें प्रोवाइड कितना किया हुआ था, कितना था ये 7 मिली एम्पेयर, तो इसका मतलब ये हमारे पास IC के बराबर हो जाएगा। क्लियर बेटा। अगर IB फाइंड करना है तो IC डिवाइडेड बाई बीटा। IC की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई बीटा, बीटा की वैल्यू यहाँ पर इसने हमें दी हुई थी 69। अब जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा आपके पास आंसर आता है 0.1 मिली एम्पेयर के। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है बेटा। 9th MCQ है, इन अ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन an increase of 50 microampere in the base current cause an increase in IC to 1 milliampere, the change in emitter current। UHS के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है बेटा कि अगर हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस को इस्तेमाल कर रहे हो और वहाँ बेस के करंट के अंदर 50 माइक्रो एम्पेयर का इंक्रीज है और दूसरी तरफ कलेक्टर करंट के अंदर 1 मिली एम्पेयर का इंक्रीज है, तो इमीटर करंट कितना कुछ चेंज होगा बेटा, हमने वो बताना है। तो इसके लिए बेटा सिंपल हमने ट्रांजिस्टर इक्वेशन पढ़ी हुई है। IE बराबर होता है बेटा IC प्लस IB। क्लियर। अब चेंज इन इमीटर करंट IE बराबर होगा
चेंज इन आई सी प्लस चेंज इन आई बी। हमने किस चीज को फाइंड करना है बेटा? चेंज इन आई ई को फाइंड करना है, तो वैल्यूज को यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे। बेस करंट में कितनी कुछ चेंज आ रही है? 50 माइक्रो एम्पेयर, तो 50 10⁻⁻6। और इधर से कलेक्टर के कितने? 1 10⁻⁻3। दोनों को प्लस करेंगे तो बेटा आंसर हमारे पास बनेगा 1050 माइक्रो एम्पेयर। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट। 10th MCQs है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कलेक्टर इन कॉमन इमीटर इज 15 वोल्ट with RC is 3 kilo ohm. The emitter current is if beta is equal to 50. अगर एक कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो ये 15 वोल्ट के बराबर है और आउटपुट रेजिस्टेंस है 3 किलो ओहम के। इमीटर करंट क्या कुछ होगा अगर बीटा हमारे पास 50 के बराबर हो? तो यहाँ पर बेटा हमने सिंपलर थोड़ी सी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेनी है। फार्मूला हमारे पास यही रहेगा, आई सी वी सी ई डिवाइडेड बाई आर सी का। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को जैसे ही रिप्लेस करेंगे, वी सी ई हमारे पास कितनी है? 1.5 और आर सी हमारे पास कितना है बेटा? 3 3 किलो ओहम के अंदर उसने हमें बताया हुआ है। जब इसकी वैल्यूज़ को बेटा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5 10⁻⁻3। ये 0.5 मिली एम्पेयर के बराबर। -3 को आप मिली के अंदर तब्दील कर देंगे, ऑप्शन आपके पास सी करेक्ट आएगा बेटा। तो ये थी बेटा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वो MCQs जो आपके ट्रांजिस्टर, इसकी बायसिंग, कैसे इसकी हम कॉमन कन्फिग्रेशंस करते हैं और कॉमन कन्फिग्रेशंस की बुनियादों पर फिर हमने इससे की करंट गेन, वोल्टेज गेन, इस तरह से इनके दरमियान में ताल्लुक़ है। फिर इनसे मुताल्लिक जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की MCQs हैं उनको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।